Hi everyone, this is Minku Nayan and welcome you all to my YouTube channel Study Simplified. And in today's video, we are going to cover our chapter number 7 from the Directing Business Studies book Directing, right? So let us start with the chapter. तो सबसे पहले आता है चैप्टर का इंट्रोडक्शन जिसमें हमें समझना है कि डायरेक्टिंग असल में होता क्या है। तो देखिए डायरेक्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम कि दूसरे को या तो इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या गाइड कर रहे हैं, काउंसल कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं और लीड कर रहे हैं लोगों को जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ठीक है? यानी कि अभी तक आपने देखो प्लानिंग करा, ऑर्गेनाइजिंग करा, स्टाफिंग करा। किसी भी प्रोसेस के अंदर अभी तक आपका काम को लेकर जो एक्शंस है ना वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। द मोमेंट योर प्लान विल ट्रांसलेट इनटू एक्शंस ना तब क्या होता है आपको लोगों को समझाना पड़ता है। ठीक है, स्टाफिंग हो गई, प्लेसमेंट, ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग सब कुछ हो गया, बट स्टिल यहाँ पर आपको उनको एक्चुअली इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा कैसे काम होना है। गाइड करते रहोगे, काउंसिल करते रहोगे और यही होता है डायरेक्ट करना। ठीक है, किसी को निर्देश देना। तो अब ये ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ऑर्डर दोगे कि ठीक है आपको ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये रूल्स है, ये पॉलिसीज है। नहीं, इट इज इवन मोर देन दैट, राइट? तो इसके अंदर आप पहले सुपरवाइज करते हो, ठीक है, उसको मोटिवेट करते हो, उसको लीडरशिप स्किल्स को आपने यूज करना पड़ेगा एंड कम्युनिकेट करना पड़ेगा। और ये जो आपके 4 एलिमेंट्स हैं इनको भी कहा जाता है डायरेक्टिंग के। दिस इज ऑल जो हमें पढ़ना है चैप्टर के अंदर। फाइन, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करें। पहले बता दूँ वीडियो लंबी होने वाली क्योंकि ये चैप्टर बहुत लेंथी है और मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी टॉपिक को मैं यहाँ पे जो है स्किप करूँ या शॉर्ट में निपटाऊँ। तो हर चीज़ को डिटेल में कवर किया गया है और लेकिन वो आपके काम आएगा। तो थोड़ा-सा अपना हिम्मत बना के रखिए, राइट? देन सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायरेक्टिंग। तो देखो डायरेक्टिंग के पहला जो मैंने आपको बताया कि ये वो स्टेज है आपके मैनेजमेंट के फंक्शन का जहाँ पर आप असल में एक्शन लेने वाले हो। आप काम पे देख रहे हो, सब काम पे जा रहे हैं, ठीक है? तो डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। कई बार ये एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि व्हिच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ट्रांसलेट प्लान इनटू एक्शन। ठीक है, कौन सा ऐसा मैनेजमेंट का प्रबंध का फंक्शन है जो कि हमारे प्लान्स को जो है वो कन्वर्ट करता है हमारे असल में हमारी एक्शंस के अंदर। तो यही है वो, ठीक है। एंड वही प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग ये सब मैंने आपको पहले से बता दिया। फाइन, तो पहला है इनिशिएट एक्शन, देन इट टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। डू यू बिलीव कि ऐसा कोई भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट होगा जहाँ पे गाइडेंस की, करियर की, काउंसलिंग की या इंस्ट्रक्शन की, मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है? ऑफ कोर्स नॉट। तो ये आपका जो फंक्शन है ये भी हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे परफॉर्म किया जाएगा। देन इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस क्योंकि आपका जो मैनेजमेंट ही अपने आप में एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो जितने भी उसके फंक्शन है वो सारे के सारे भी क्या है, कंटिन्यूअस है बाय नेचर। देन फ्लो जो है वो यहाँ पे एक नया पॉइंट आता है आपको, क्योंकि जब आप डायरेक्शन देते हो ना तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये डायरेक्शन किस डायरेक्शन में एक्चुअली लीड कर रही है। तो जो फ्लो है हमारे डायरेक्शन का वो है टॉप टू बॉटम। ठीक है, सो डायरेक्टिंग फ्लो डाउनवर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशनल हिरार्की। इवन every manager direct his immediate subordinate and receive direction from his superior। ठीक है, आप किसी भी लेवल में हो अपने हिरार्की के, आपको अपने सुपीरियर से हमेशा डायरेक्शन मिलती है और आप अपने नीचे सुपीरियर को जो है वो फर्दर डायरेक्ट करते हो। तो फ्लो क्या हो गया? फ्लो हो गया टॉप टू बॉटम। अब इम्पोर्टेंस भी समझो, सब सेम पॉइंट आएँगे, इम्पोर्टेंस के अंदर कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सबसे पहले तो यही है कि यहाँ पे जो है आपको बताया जाता है क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है? ध्यान रखना प्लानिंग के अंदर भी हम ये स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे हमारे एक्शंस जो है वो रिफ्लेक्ट होंगे। प्लान में जब सब कुछ हम ऑन पेपर कर रहे होते हैं। देन इट इंटीग्रेट द एम्प्लॉइज एफर्ट। देखो सुपरवाइज क्यों करना है, किसी को मोटिवेट क्यों करना है, किसी के साथ कम्युनिकेट क्यों करना पड़ रहा है, ताकि जब वो मेहनत भी कर रहे हैं ना तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो मेहनत गलत डायरेक्शन में चली जाए। ठीक है, तो डायरेक्टिंग का एक पर्पस यही है कि हमने देखो ट्रेनिंग वेरेनिंग में सब कुछ समझा दिया था अपने एम्प्लॉइज को जिनको हमने हायर किया है। प्लानिंग व्लानिंग भी अच्छे से हो गई, ऑर्गेनाइजिंग भी अच्छे से हो गया, लेकिन फिर भी हमें जो है देखना है कि सब जो है एक कॉमन गोल के लिए ही काम कर रहे हैं। ठीक है, देन इट इम्प्रूव एफिशिएंसी थ्रू मोटिवेशन। भाई किस कोई अगर आपको मोटिवेट करेगा, क्या आपकी एफिशिएंसी इम्प्रूव नहीं होगी? मैम होगी। तो हम अपना फुल पोटेंशियल यूटिलाइज करेंगे? बिल्कुल करेंगे। इट फैसिलिटेट्स चेंज। जैसे आपके माइंड में कोई डाउट आ गया तो आप क्या करोगे? आप अपने सुपरवाइजर से पूछोगे, आप अपने सीनियर से पूछोगे। ठीक है, तो इसी तरीके से एक प्रॉपर जो कम्युनिकेशन और मोटिवेशन चलता रहता है ना, वो किसी भी तरीके की रेजिस्टेंस को रोकता है। यहाँ पे अगर आपके माइंड में कोई इनर्शिया क्रिएट हो जाएगा, कोई डाउट अराइज हो जाएंगे, तो आप उनको तुरंत जो है क्लेरिफाई करोगे और आपको जो भी नहीं समझ में आएगा आप वहाँ पे पूछ लोगे एंड इस तरीके से फैसिलिटेट हो जाएगा कोई भी चेंज, अगर आपका जो सीनियर है वो इम्प्लीमेंट करना चाहता है तो।
देन इट ब्रिंग्स स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। ऑफ कोर्स हाईली मोटिवेटेड अगर इन्वायरमेंट में, हाईली कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट में, कमिटेड एम्प्लॉइज के साथ अगर आप काम करोगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी आएगी ही। देन अब आते हैं एलिमेंट्स पे। एलिमेंट्स मैंने आपको पहले बता दिया था, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, ये 4 एलिमेंट है और यही इसको आपने चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे सुपरविजन से। अब ये जो सुपरविजन है ना, इसको आप 2 वर्ड्स में इसको बाइफरकेट कर सकते हो। एक हो गया सुपर और एक हो गया विजन। विजन मतलब क्या होता है? दूरदृष्टि को बोलते हैं विजन, और उसको भी सुपर बोला गया है। तो यानी कि सुपरविजन का मतलब होता है ऐसी चीज़ों को देख पाना, ऐसी चीज़ों को समझ पाना जो जनरली आम लोगों को नहीं समझ में आती, ठीक है? तो आपको पता होगा, आपने कभी ऑब्जर्व भी किया होगा कि हमेशा आपको सुपरवाइज वही लोग करते हैं जो हाईली एक्सपीरियंस्ड होते हैं, या फिर जो जिनके पास नॉलेज और स्किल जो है काम की बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पे यही है कि सुपरविजन का मतलब ओवरसीइंग द वर्क, किसी के काम को आप देख रहे हो जो आपके सबऑर्डिनेट है, एंड अगर जरूरत पड़ती है तो आप उनको गाइड भी करते हो। इससे आपका इंश्योर हो जाएगा कि काम जैसा कहा था वैसा किया भी जा रहा है कि नहीं, ठीक है? ये देख रहे हो ना, इस तरीके से सुपरविजन होता है। अब इसका कोई फ़ायदा है, कोई इम्पोर्टेंस है? बिल्कुल है। देखो, एक तो एक डे टू डे कम्युनिकेशन रहता है, कोई गैप नहीं आता, तो आपको कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि अब क्या करूँ? बिकॉज़ यू हैव समबडी टू आस्क, राइट? सो सुपरविज़न रिमेन्स इन डायरेक्ट एंड कंटीन्यूअस contact with the worker at the supervisor operational level. He understand their problem, their शिकायतें, their grievances, पर्सनल रिलेशन भी बिल्ड होते हैं, तो उससे ट्रस्ट वगैरह कॉपरेशन जो है वो भी आपका मेंटेन रहता है। तो यहाँ पर सुपरवाइजर इज नॉट समबडी हु इज ऑटोक्रेटिक। ऐसा नहीं है कि आपको कोई, आपके ऊपर किसी को खड़ा कर दिया है कि जो आपको परेशान करेगा, नहीं। ही इज अ गाइड, ही एक्ट एज अ गाइड, एज अ फ्रेंड एंड एज अ फिलोसोफर, ठीक है? जो आपकी परफॉर्मेंस को और इनहेंस यहाँ पे करेंगे। देन ये एक लिंक की तरह काम करेगा मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में। ऑफ कोर्स सुपरवाइजर वैसे भी आपके कौन से लेवल पे आते हैं? आपके ऑपरेशनल लेवल यानी कि टर्शरी लेवल पे आते हैं, लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर। तो यही वो लोग हैं जो अपने एक्चुअल वर्कर्स और अपने मैनेजमेंट के बीच में एक लिंक का काम करते हैं। वरना जो भी पॉलिसीज, प्लान, इंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की तरफ से आते हैं वो उनको ट्रांसलेट करते हैं, वो उनको समझाते हैं, ठीक है? साथ ही साथ वर्कर के दिमाग में अगर कोई प्रॉब्लम, कोई सजेशन, कोई फीडबैक हो तो भी वो मैनेजमेंट तक ले जाने का काम भी कौन करेगा? आपका सुपरवाइजर करेगा भाई। देन इट मेंटेन ग्रुप यूनिटी एंड हार्मनी, ये मैंने आपको बता दिया था। किसी के दिमाग में कोई डाउट है, डिस्प्यूट है, कॉन्फ्लिक्ट है, डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो वो यहाँ पे रिजॉल्व करने का काम भी किसका है? आपके सुपरवाइजर का है, ठीक है? ये एनकरेज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड डिसिप्लिन अमंग द वर्कर। ये सेम पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट है कि इंश्योर परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू द टारगेट। देखो, सुपरविजन का एक पर्पस यही था ना कि सुपर आपको ओवरसीइंग करना है, ठीक है? आपने अपने विज़न को बहुत बेहतर तरीके से आपने ऑब्ज़र्व करना है लोगों को, इसीलिए तो आप विज़न को इस्तेमाल कर रहे हो। तो उसका पर्पस यही है कि कुछ स्टैंडर्ड्स हमने सेट किए थे, कुछ टारगेट हमने अचीव करने हैं, तो उनके अकॉर्डिंग काम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। ऐसा थोड़ी है कि जब एट द एंड जब आपके पास आउटपुट होगा, जब रिजल्ट होगा तब आप चेक करोगे। आपको डेविएशंस को, आपको डिफरेंसेस को कंटीन्यूअसली चेक करना पड़ता है, ठीक है? तो ये आपका सुपरवाइज़र का एक, सुपरविज़न का एक टास्क है कि इम्पोर्टेंस भी है कि वो जो है आपको कंटीन्यूअसली सुपरवाइज़ करते हैं, और कोई भी डेविएशन अगर टाइमली अगर उनको दिखता है, तो वो उसको डील करते हैं और करेक्ट करते हैं। फाइन। देन प्रोवाइड्स ऑन द जॉब ट्रेनिंग। यस, मैंने आपको पहले भी बताया कि सुपरवाइजर इज somebody who is highly experienced person, who is highly skilled and knowledgeable person, राइट? तो ये पर्सन जो है ना वो आपको हेल्प करता है टू प्रोवाइड यू द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। क्योंकि अभी आपने पिछले चैप्टर में देखा था कि ट्रेनिंग जो होती है वो ऑन द जॉब भी होती है और ऑफ द जॉब भी होती है। तो अगर आप ऑफ द जॉब ट्रेनिंग लेकर आए हो, तो जब आप ऑन द जॉब होते हो तब आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने का जो काम है वो आपके सुपरवाइजर के हाथ में होता है। वो उस पर डिपेंड करेगा कि आप कितना यहाँ पे जो है एफिशिएंटली काम कर पाओगे, ठीक है? देन आपका बिल्ड्स मोरल एंड मोटिवेशन अमंग एम्प्लॉइज। बिल्ड्स मोरल एंड मोटिवेशन अमंग एम्प्लॉइज यानी कि कंटिन्यूअसली कम्युनिकेशन के थ्रू जो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है ना, वो ट्रस्ट बिल्डिंग ही वो सुपरवाइजर के हाथ में वो पावर लेकर आता है कि यहाँ पर जो एम्प्लॉय है ना, एक मोरल बिल्ड कर लेते हैं, एक मोटिवेशन जो है उनको मिलता है अपने सुपरवाइजर को देखकर, ठीक है? इंस्टेड कि वो उससे डर रहे हैं या घबराहट हो रही है, ऐसा कुछ नहीं, बिकॉज ही इज प्रोवाइडिंग दैट सपोर्टिव एंड इनोवेटिव वर्किंग एनवायरनमेंट टू देम, कि वो यहाँ पे अगर कोई फीडबैक है, सजेशन है, ग्रीवेंसेस हैं, कॉम्प्लेन्स है, वो हमको कंप्लेंट्स सब उनको जो है डिस्कस कर रहे हैं ओपनली। तो ये ओपन कम्युनिकेशन यानी कि जो सुपरवाइजिंग का प्रोसेस है, ये उनको एम्प्लॉइज को हेल्प करता है कि वो अपना मोरल हाई रखते हैं, और कंटिन्यूअसली उनको जो है हाईली मोटिवेटेड फील होता है काम के दौरान। देन प्रोवाइड्स फीडबैक एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। कुछ भी नया इस पॉइंट में नहीं है।
अब हम आते हैं हमारे सेकंड एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। पहला था हमारा सुपरवाइज़र, सुपरवाइज़र हमने पढ़ लिया, सुपरविज़न पढ़ लिया, अब हमारा दूसरा आता है। दूसरा क्या है? मोटिवेशन, आई कैन डू इट, ठीक है? तो मोटिवेशन क्या है ना, एक इंसाइटमेंट है, एक इंड्यूसमेंट है टू एक्ट और मूव, ठीक है? जब आप किसी को इंसाइट कर सकते हो, आप किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हो ना कि हाँ, ठीक है, आपको ये नहीं ऐसे करना चाहिए। वो आपको कोई और करे या आप खुद से इंटरनल फीलिंग है, दोनों ही सेम हो सकती हैं। तो यही आपका मोटिवेशन, वैसे मोटिवेशन इज ऑल मोस्टली अबाउट द इंटरनल फीलिंग, ठीक है? So in organizational context, it refers to the process of making employee work willingly toward organization goal. तो organization के context में कह रहे हैं कि हमारा मतलब ये है कि जब एक employee खुद की इच्छा से willingly ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए मेहनत करता है ना, वो हमारे लिए मोटिवेशन है, ठीक है? सो मोटिवेशन का प्रोसेस असल में कहाँ से स्टार्ट होता है? देखो, हर किसी की कोई ना कोई नीड होती है जिसको वो सैटिस्फाइड करना चाहते हैं, और जब तक वो अनसैटिस्फाइड होती है तो हमारे दिमाग में क्रिएट होती है भाई टेंशन, ठीक है? जब आपके दिमाग में टेंशन होती है ना, तब आपके दिमाग में एक होता है कि ड्राइव, यार मुझे करना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा टेंशन होगी उतना ही आपके अंदर एक ड्राइविंग फोर्स क्रिएट होएगी कि मुझे करना ही है। एंड देन आप सर्च करने लगते हो कि इसको एक्चुअली रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, क्या स्टेप्स ले सकता हूँ। फिर आपकी जब वो नीड सेटिस्फाई हो जाती है, तब कहीं जाके आपकी जो टेंशन है वो यहाँ पे रिड्यूस होती है। तो ये है आपका मोटिवेशन का प्रोसेस, एनसीईआरटी में दिया हुआ था, और इसको इग्नोर मत करना, ये पूछा जा सकता है। देन रिलेटेड टर्म्स हमारी कुछ गिवन है, जैसे कि मोटिव क्या होता है? मोटिव आपका इंटरनल फीलिंग है या एक स्टिमुलेशन है जो आपके पास होती है। जैसे आपको भूख लगती है, आपको प्यास लगती है, आपको कुछ अवार्ड मिलना है, आपको वो चाहिए, आपको कोई सर्टिफिकेट चाहिए, रिकॉग्निशन जिसको बोलते हैं, तो ये एक मोटिव है, ठीक है? एंड मोटिवेशन वो प्रोसेस है जिसके जरिए आप इस फीलिंग को स्टिमुलेट कर सकते हैं। एंड मोटिवेटर वो पर्सन है जो आपको, या वो चीज है जो आपको मोटिवेट रखती है। वो कोई सैलरी हो सकती है, यानी कि फाइनेंशियल चीजें भी हो सकती है, नॉन फाइनेंशियल चीजें भी हो सकती है, वो कोई इंसान भी हो सकता है। देन फीचर क्या है मोटिवेशन की? पहला ही मैंने आपको बता दिया, इट इज एन इंटरनल फीलिंग एंड इट्स इंटरनल साइकोलॉजिकल प्रोसेस। आपके मन में होता है, जो होता है, कहते हैं ना, मन के हार है मन के जीते जीत, तो वही है ये। गोल डायरेक्टिव बिहेवियर होता है, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में सब कुछ पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर को बिज़नेस स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे लिए जो मोटिवेशन है वो कब हम कहेंगे कि कोई एम्प्लॉयी जो वो हाइली मोटिवेटेड है, जो वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए कंटिन्यूअसली काम कर रहा है। तो एक गोल डायरेक्टिव बिहेवियर है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकता है। अब कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि हर इंडिविजुअल की नीड्स अलग-अलग होती है, हर किसी का रिएक्शन अलग-अलग हो सकता है। फॉर एग्जांपल कोई है जो हू इज़ कमिंग फ्रॉम वेरी एफिलुएंट फैमिली, ठीक है? काफ़ी अच्छे रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से वो बिलॉन्ग करता है। अब आप उसको बोलो कि मैं आपकी सैलरी जो है 5,000 इंक्रीज़ कर दूँगा, 10,000 इंक्रीज़ कर दूँगा, आप ये काम करके दिखा दीजिए। तो यहाँ पर आपका जो तरीका है, जो वे टू हैंडल दैट पर्सन है, वो आपका गलत हो जाएगा, बिकॉज़ हर इंडिविजुअल की नीड्स अलग होती हैं, रिएक्शंस भी अलग होते हैं, तो हो सकता है उसको कोई फ़र्क ही ना पड़े। राइट? तो ये होता है, ऐसे लोगों को रिकॉग्निशन, स्टेटस, इन चीज़ों में ज़्यादा पावर होल्ड करने में, इन चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी रहती है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कि कोई भी इंडिविजुअल के क्या नीड है, क्या डिज़ायर है, और वो उस चीज़ को लेकर क्या रिएक्शन रखते हैं। देन इम्पोर्टेंस क्या है मोटिवेशन की? सेम ही पॉइंट है, कुछ ऐसा नहीं। सबसे पहले तो इंटरनल फीलिंग है, ठीक है? इंटरनल फीलिंग है तो उसको क्रिएट करना भी मुश्किल है, लेकिन आप अपनी अगर एक बार क्रिएट कर दी, तो आपका जो बिहेवियर है ना, वो गोल डायरेक्टेड अगर आपने बना दिया एम्प्लॉयी का, तो फिर प्रॉब्लम ही खत्म हो जाती है। चेंजेस ऑफ एटीट्यूड, आप किसी को मोटिवेट करके उसके एटीट्यूड को चेंज कर सकते हो, उसको नेगेटिव से पॉजिटिव लेकर आ सकते हो। अगर आपका एम्प्लॉय जो है मोटिवेट रहता है, उसको वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा लगता है, तो वो उसकी जो एम्प्लॉय टर्नओवर है, यानी कि जो एब्सेंटिज्म है ना, वो यहाँ पे कम होता है। वैसे एब्सेंटिज्म नहीं होता, टर्नओवर का मतलब होता है जो एम्प्लॉय जो जल्दी जल्दी रिजाइन देकर चले जाते हैं, वो रेजिग्नेशन का जो दिक्कत है ना, रिप्लेसमेंट वाली, वो खत्म हो जाती है, और आपके ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। और एक हाइली मोटिवेटेड पर्सन को ना, वो जो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम पे आता है, उसको कोई भी काम समझाना या कोई भी नया चेंज इम्प्लीमेंट कराना ना, कंपैरेटिवली ईज़ी होता है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट है हमारे मोटिवेशन। अब देखते हैं हमारी मास्लोज़ नीड हायरार्की थ्योरी, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखो, ये है हमारे मास्लो जी। 1948 के अंदर मास्लो जो है यहाँ पे एक थ्योरी लेकर आते हैं। इनका पूरा नाम है बच्चों अब्राहम मास्लो। एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ह्यूमन बिहेवियर इज बेस्ड ऑन नीड, यानी कि किसी भी इंसान का जो बिहेवियर है वो उसकी जरूरतों पे डिपेंड करता है। फाइन, जैसे कि अगर आप भूखे हो तो आप भूख
के खाने के बारे में ही सोचोगे, आपके माइंड में वही चीज़ें क्रिएट होगी। आपको उस वक़्त कोई और बड़े दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको सामने कोई डिस्कस करेगा तो शायद आपको अच्छा ना लगे। किसी और का दुःख भी शायद आप सुनना पसंद ना करो या किसी की खुशी में भी आप शायद इतना हाइली पार्टिसिपेटेड नेचर जो वो ना शो करो। तो ये होता है कि किसी भी ह्यूमन का बिहेवियर उसकी नीड पे डिपेंड करता है और ये जो नीड होती है ना बच्चों, ये एक हायरार्की में डिसाइड मतलब एक तरीके से अरेंज होती है, ठीक है? और वन्स नीड इज़ सैटिस्फाइड अनदर एक सेकंड एज वन नीड इज सेटिस्फाइड अनदर हायर लेवल नीड emerge एंड मोटिवेट्स द पर्सन। यानी कि ऐसा भी नहीं है कि एक बार अगर आपकी कोई एक डिजायर है, एक नीड आपने फुलफिल कर ली तो आप वहीं रुक जाओगे, नहीं, यू विल मूव टू द नेक्स्ट हायर नीड, ठीक है? तो अब इसके बारे में ये जो पढ़ा है यही आपकी अजम्पशन भी है, याद रखना इस मॉडल के अंदर ये जो मॉडल है हमारा ऐसा तो काफ़ी पुराना मॉडल है और इसके बाद बहुत सारे अलग-अलग मॉडल्स जो है ना, वो मोटिवेशन थ्योरी के लिए आ चुके हैं। बट अभी आपकी बुक के अंदर यही है, तो यही याद रखना है और ये असम्पशन बहुत इम्पोर्टेंट है। इस साल के पेपर के अंदर भी असम्पशन जो है वो आई थी। देन जिस नीड्स की हम बात कर रहे हैं उसको मास्लो ने कहा, अब्राहम मास्लो ने, कि हम जो उसको अरेंज कर सकते हैं। वो अरेंज कैसे करना है? तो अरेंज आप कर सकते हो एक इस तरीके से ट्रायंगल शेप में। ट्रायंगल शेप का मतलब समझो, ट्रायंगल पे जब भी बेस से हमेशा पढ़ना शुरू करना होता है, चाहे वो ट्रायंगल आपको जो है सीधा गिवन हो या इन्वर्टेड गिवन हो, ठीक है? किसी भी शेप का आपको ट्रायंगल गिवन है, पिरामिड बोलते हैं वैसे इसको, ट्रायंगल नहीं बोलते। ये जो आपका पिरामिड है, ये ध्यान रखना कि बेस में आपको जो है ज्यादा ब्रॉड दिख रहा है और जैसे-जैसे आप टॉप पे पहुँचते हो, वो आपका बिल्कुल नैरो हो जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर जो लोग हैं ना, वो इस लेवल तक नहीं पहुँच पाते, ज़्यादातर लोग जो वो इन्हीं लेवल्स पे रहते हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे ब्रॉड होने का मतलब है कि ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो यहीं पर लाई करती है। तो अब देखो क्या वो अरेंजमेंट है, तो मास्लो का कहना था कि सबसे पहले हर इंसान को जो है अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करना होता है। अब ये फिजियोलॉजिकल नीड का क्या मतलब? फिजियोलॉजिकल नीड मतलब आपकी बेसिक नीड, आपको साँस लेना है, आपको खाना-पीना, ठीक है? रहना, सोना, जागना, ये सब जो काम है ना, ये आपके बॉडी से रिलेटेड जो होते हैं। दीज़ आर योर फिजियोलॉजिकल नीड। यानी कि जब तक किसी इंसान के शरीर में कोई तकलीफ है, उसको भूख लगी, उसको प्यास लगी है, वो कभी भी बाकी चीज़ों के बारे में बात ही नहीं करेगा। तो दीज़ आर द बेसिक नीड्स। Then once you get fulfilled your physiological need, then you will come to the second stage, that is your safety and security। जैसे मान लो अभी अभी इसी एग्जांपल से समझते हैं। आपको भूख लगी थी, आपको खाना चाहिए था, अब आपको खाना मिल गया, ठीक है? आपको भूख लगी थी 2 रोटियों की और आपको किसी ने दे दी 5। आप क्या करोगे? आप 2 रोटी खा के क्या सामने वाले को 3 वापस करोगे? नहीं करोगे। क्यों? आप सोचोगे यार नेक्स्ट टाइम पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना? तो यही होता है ना, तो जो नेक्स्ट पॉइंट जो नेक्स्ट थॉट आपके माइंड में आता है, दैट इज़ ऑलवेज़ द सेफ्टी। ठीक है? कि एक बार बेसिक आपकी क्लियर हुई, देन यू विल मूव टू द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। इसमें आपका हेल्थ भी आ गया, इसमें अगर आप जॉब की बात करें तो आपकी एम्प्लॉयमेंट भी आ गई, आपकी प्रॉपर्टी आ गई, आपकी फैमिली आ गई, सोशल सिक्योरिटी आ गया, इंश्योरेंस वगैरह ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाती हैं। देन एक बार आपकी ये दोनों नीड्स फुलफिल होगी, देन विल जंप ऑन टू द थर्ड लेवल, दैट इज़ योर एफिलिएशन और बिलॉन्गिंगनेस। बिलॉन्गिंगनेस मतलब यू वांट टू बी लव्ड, यू वांट कि जो तुम्हारे लोग हैं आस-पास के वो तुम्हारी केयर करें, तुम भी उनकी केयर करो। राइट? जैसे आपने सुना होगा ना, हर किसी को फैमिली से ज़्यादा अटैचमेंट क्यों होती है? ऐसा क्यों होता है? ठीक है? और कुछ को हमारे दोस्त ऐसे बन जाते हैं जो हमारे लिए फैमिली से भी बढ़ के हो जाते हैं, राइट? तो ये क्या है? ये क्योंकि जो ह्यूमन है ना वो एक सोशल एनिमल है। उसकी एक सोसाइटल नीड्स होती हैं। तो ये जो आपकी नीड है ये थर्ड लेवल पे रखी है अब्राहम मास्लो ने। देन आती है आपकी एस्टीम नीड जो आजकल कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है। एस्टीम नीड का मतलब आपको यू वांट टू लाइक लुक कॉन्फिडेंट, यू वांट टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ, यू वांट रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, ठीक है? तो ये जो आपकी यूनिक इंडिविजुअल्स नीड होती है इनको बोलते हैं एस्टीम नीड्स, ठीक है? जब आप चाहते हो कि हाईली रिस्पेक्टफुल पर्सन होना चाहिए मेरी सोसाइटी में, ठीक है? जैसे आप आपने सुना होगा, अब कार है, कार देखो, कार तो आपकी मारुति सुजुकी भी है और कार आपकी मर्सिडीज़ और ऑडी जैसी कार भी है, फेरारी जैसी भी कार है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में एस्टीम नीड का डिफरेंस है। जब एक इंसान अपनी मारुति खरीदता है ना, तो उसको जो उसने नीड फुलफिल करी है वो सिर्फ सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड हो सकती है या फिर वो फिजिकल लॉजिकल नीड की कैटेगरी में आएगा। देखिए अगर कोई मर्सिडीज़ खरीद रहा है, कोई ऑडी खरीद रहा है, तो वो उसकी एस्टीम नीड है, क्योंकि वो चाहता है कि एक स्टेटस मेरा सोसाइटी में होना चाहिए, राइट? एंड लास्ट में आते हैं जहाँ सब मोह माया त्याग ही देते हो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ये तब आता है जब आपकी इंसान की हर तरह की जो नीड होती है ना, वो आपकी फुलफिल हो जाए। वैसे मैं बता दूं, मोस्ट ऑफ द लोग जो है ना वो यहाँ पे एस्टीम नीड में ही उलझे रहते हैं और जो बहुत इमोशनल लोग होते हैं वो आपकी यहाँ तक की नीड्स के अंदर ही उलझे रहते हैं। उसके बाद बहुत कम लोग होते हैं जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड को तक पहुँचते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब ये है कि अब आप किसी और को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हो, अब आप अपने लिए कर रहे हो। एक जेन्युइनिटी आपके अंदर आ जाती है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ-कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे आप मोरालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने लगते हैं। आपने देखा ना बहुत सारे लोग जो है वो आपकी
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी चीज़ों में घुस जाते हैं, ठीक है? डोनेट करना, चैरिटी करना और ये सब चीज़ें। क्रिएटिविटी आ जाती है, आप अपने आप पे काम करना चाहते हो, आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ जाती है, आपका एक्सपीरियंस जो है एक पर्पस होल्ड करने लगता है कि ठीक है, मुझे ये चाहिए था, मुझे मिल गया, अब मुझे दूसरों के लिए काम करना है। एक इनर पोटेंशियल को भी आप चेक करने लगते हो कि जैसे आपने देखा होगा मान लो कि कोई एक किसी भी फेमस क्रिकेटर को आप कंसीडर कर लो, कोई भी आपका जो फेवरेट हो, अब आपको ऐसा लगता है कि वो ये सोचते हैं किसी टाइम के बाद कि भई अब तो हम जो है देश के बेस्ट क्रिकेट प्लेयर बन चुके हैं, अब हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, अब हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। आप कभी उनसे उनका इंटरव्यू भी देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि दे सेड कि वी नीड टू कॉन्स्टेंटली वर्क ऑन आवरसेल्फ। तो ये क्या है? ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, जिनको कभी रुकने नहीं देता। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मास्लोज़ नीड हायरार्की थ्योरी। इम्पोर्टेंट है पढ़ना और इनको ये ज़रूर याद रखना कि किस कैटेगरी के अंदर क्या कुछ आता है। देन अब हम आते हैं मोटिवेशन की बात हो ही रही है तो किसी भी पर्सन को किस तरीके से मोटिवेट किया जाता है। तो देखो एक तरीका है फाइनेंशियल इंसेंटिव देना। फाइनेंशियल इंसेंटिव मतलब मॉनेटरी फॉर्म में पैसे से ज़रिए से आप किसी को परफॉर्म को इफेक्ट करने की कोशिश करते हो कि अगर आप इतना अच्छा काम करोगे तो ये देखो ये लोग खुश हो रहे हैं ना पैसे को देखकर। अब फाइनेंशियल इंसेंटिव इज अगेन इम्पोर्टेंट है। आपको केस स्टडी आएगी और आपसे नाम पूछा जाएगा या हो सकता है एमसीक्यू फॉर्मेट में भी क्वेश्चन आए। ज्यादातर केस स्टडी में आता है तो ध्यान से सुनना। पहला आता है हमारा पे एंड अलाउंसेस। जो बेसिक जो सैलरी होती है ना वो तो प्राइमरी इंसेंटिव होती है। आप काम पे जाते हैं इसलिए हो कि मुझे पैसा मिले, सैलरी मिल जाए, राइट? तो ये जो बेसिक पे है इसके अंदर आपका डेयरनेस अलाउंस, जो महंगाई भत्ता जिसको बोलते हैं, कोई और अलाउंस आपको अपना एम्प्लॉय जो है दे रहे हैं, कोई रेगुलर इंक्रीमेंट आ गया, ये सब चीज़ें आपको मोटिवेट करती है और आपको जॉब सैटिस्फैक्शन भी देती है कि चलो मैं काम कर रहा हूँ बट मुझे कुछ वाइस वर्सा कुछ एक्सचेंज में मिल भी रहा है, ठीक है? तो ये जो कहा जाता है कि जितना आप परफॉर्म करोगे उतना आपका एफिशिएंसी यहाँ पे बढ़ जाएगी क्योंकि आपको जो है सैलरी यहाँ पे बढ़ती जाती है टाइम टू टाइम। देन दूसरा आता है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव। अब ये प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव क्या है? ये वो है जहाँ पे अपने सैलरी फिक्स नहीं करते लेकिन जो वेज होता है वो आपकी प्रोडक्टिविटी से लिंक कर दिया जाता है। जैसे अगर आप 100 यूनिट आपको याद होगा अगर टेलर का डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम, उसने क्या कहा था कि देखो एक बेसिक तो सबको दे दो। आप सबको बोल दो कि अगर कोई 50 यूनिट बनाएगा, तो यहाँ पे जो है 50 यूनिट के जो है पर यूनिट आपको ₹100 तो मिलेंगे। लेकिन अगर किसी ने गलती से 60 यूनिट बना दी, गलती से या जानबूझ के 60 यूनिट बना दी, तो उनको यहाँ पर जो हम पर यूनिट ₹100 ना देकर हम उनको 200 दे देंगे। तो ये जो आपने एकदम से ₹10 के 10 यूनिट के गैप पे जो 50% से भी ज़्यादा जो आपने इंक्रीमेंट करके दिखा दिया ना, ये हाइली मोटिवेटेड फैक्टर रहता है कई सारे एम्प्लॉइज़ के लिए या वर्कर्स के लिए। तो ये होता है आपकी वेज लिंक कि आपने अपने वेज को किससे लिंक कर दिया? अपने प्रोडक्शन से लिंक कर दिया कि जितनी ज़्यादा यूनिट बनाओगे, उतना आपका पे स्केल बढ़ेगा। सो हायर आउटपुट, हायर अर्निंग, इस तरीके से आप एनकरेज करते हो। कई कई लोग क्या करते हैं, कई ऑर्गेनाइज़ेशन क्या करते हैं ताकि भई मेरे ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर एक टीम स्पिरिट भी रहे, कमिटमेंट भी रहे, तो वो लोग क्या करते हैं इस प्लान को इंडिविजुअली ग्रुप में लेकर आते हैं, कि अगर तुम सबने मिलके ये काम करा ना, तो तुम्हारा यहाँ पे जो है वेज रेट बढ़ जाएगा। ठीक है? तो ये भी ध्यान रखना। अब थर्ड आता है बोनस। बोनस का मतलब सैलरी के अलावा कुछ भी एडिशनल पेमेंट मिल जाना। यहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि प्रॉफिट और प्रोडक्टिविटी को लिंक किया जाता है। जैसे वहाँ पे तो क्या था, वेज को प्रोडक्टिविटी से लिंक किया जा रहा था और यहाँ पे जो है प्रॉफिट को लिंक किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे ये जो बोनस है ना, ये ज़्यादातर आपके एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयी के रिलेशनशिप में होता है, जबकि यहाँ पर ये जो है ना, ये जो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव ये ज़्यादातर आपके फैक्ट्री के वर्कर जो आपके ऑपरेशनल या सुपरवाइज़री लेवल पे काम करते हैं, उनके लिए होता है। ये थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव है कि अगर आप ज़्यादा मेहनत करोगे और आपकी मेहनत की वज़ह से प्रॉफिट कंपनी का इंक्रीज़ हो जाए, तो आपको हम बोनस देने के बोनस तो आई एम श्योर आप लोगों ने सुना ही होगा। देन प्रॉफिट शेयरिंग भी होता है, ठीक है? बोनस और प्रॉफिट शेयरिंग में थोड़ा-सा फ़र्क रहता है। बोनस जो है कभी भी दिया जा सकता है। प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो प्रॉफिट जो आपका आएगा साल के एंड के अंदर, तब जो आएगा वो आपको उसमें शेयर दे दिया जाता है। ये ज़्यादातर आपको परसेंटेज बेस पे दिया जाता है। बोनस आपको ज़्यादातर जो है आपका जो भी ऑलरेडी शेयर होता है, शेयर्स अगर आपने लिए होते हैं कंपनी के, उस बेसिस पे मिलता है। नेक्स्ट आता है आपका स्टॉक ऑप्शन। स्टॉक ऑप्शन क्या होता है कि आपको कंपनी के सैलरी के साथ-साथ कुछ शेयर्स दे दिए जाते हैं और जैसे-जैसे ऑर्गनाइजेशन के शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है ना, तो आपको भी ये फ़ील होता है कि यार मेरी भी मार्केट वैल्यू बढ़ रही है। तो ये होता है आपका को-पार्टनर, यानी कि एक तरीके से आपको पार्टनर बना दिया गया, क्योंकि पार्टनर कौन होता है? जो कंपनी का जो ऑर्गनाइज़ेशन का रिस्क और प्रॉफिट दोनों में शेयर ले रहा है। तो ऐसे में तो आपको यहाँ पे पार्टनर ही बना दिया जाता है। इसलिए इसको को-पार्टनरशिप भी कहते हैं, स्टॉक ऑप्शन भी कहते हैं। कंसेशन रेट पे आपको सस्ते रेट पे आपको जो है पहले कंपनी अपने शेयर्स देती है और बाद में आपके अंदर ये लगने लग जाता है कि अरे यार शेयर अगर की वैल्यू मार्केट में बढ़ेगी तो मेरी भी तो यहाँ पे पावर बढ़ेगी, मेरा भी तो ओनरशिप यहाँ पे बढ़ता जाएगा कंपनी के अंदर। तो इस कंपनी में काम करना, अच्छा काम करना तो मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी, राइट? अब रिटायरमेंट बेनिफिट होते हैं जैसे आपको
फंड दे देना, पेंशन, ग्रेच्युटी, इंश्योरेंस, ये सारी बेनिफिट अगर रिटायरमेंट के लिए, सिक्योरिटी के लिए एज़ अ प्रोवाइड करते हो आप मॉनेटरी बेनिफिट, वो सारे रिटायरमेंट बेनिफिट आते हैं। ये भी एक फाइनेंशियल इंसेंटिव होता है। देन परक्विजिट, परक्विजिट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वर्ड आपने शायद हो सकता है पहली बार सुना हो। परक्विजिट का मतलब होता है सैलरी के अलावा कोई भी बेनिफिट देना, ठीक है? जो एक्चुअली किसी सुविधा का नाम रख के दिया जाता है। जैसे आपको बता दिया जाएगा कि ये आपका मेडिकल फैसिलिटी है, ये आपका गाड़ी का अलाउंस है, ये आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए, या आपके एजुकेशन के लिए, या आपके घर का किराया है। इस तरीके से अलाउंस का नाम, जैसे बोनस हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग हो गया, उनका कोई नाम नहीं रखा था ना कि किस पर्पज़ के लिए। यहाँ पे पर्पज़ क्लियर होता है। और बेसिक इसके पीछे का जो रीज़न होता है, ये क्यों दिया जाता है, वो चाहता है कि एम्प्लॉयी का जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े। जैसे घर तो आप खुद भी रेंट पे ले सकते थे ना, अपनी सैलरी अच्छी खासी होगी। बट यहाँ पे कंपनी एक तरीके से आपको मोटिवेट करती है कि देखो, आप जिस घर में रह रहे हो उसका किराया 20,000 है, हम आपको पैसा दे रहे हैं, आप 30,000 वाले में रहो, आप अच्छे अपार्टमेंट लो, फ्लैट में रहो। तो वो एक जो तरीका है ना कंपनी का कि आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने का, वो आपका परक्विजिट है, राइट? तो इससे भी आपकी सैटिस्फैक्शन बढ़ती है, मोटिवेशन बढ़ता है। ये थे आपके फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। अब आते हैं हमारे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स पे। ये देख रहे हो? ये देखो, ये बंदा बहुत खुश है। अब ये बंदा इसलिए खुश नहीं है कि इसकी जो मैनेजर है, जो भी इसकी सुपरवाइज़र है, उसने इसको पैसे दिए। पैसे नहीं दिए, क्या दिया? एक सर्टिफ़िकेट, एक ट्रॉफ़ी दी है। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको किसी को इंसेंटिवाइज़ करना है तो उसके लिए मॉनेटरी बेनिफिट ही फ़ायदेमंद होते हैं। कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट ही नॉन फाइनेंशियल होती है। यानी कि मॉनेटरी बेनिफिट के अलावा अगर आप कुछ फ़ायदा दोगे, वो आपका नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव के अंदर आता है। इसको ध्यान मत देना, ये गलत लिखा हुआ है। अब आते हैं क्या-क्या आता है, देखो आप किसी को स्टेटस प्रोवाइड करा सकते हो। स्टेटस कैसे मिलेगा? जब आपके ऑर्गनाइज़ेशन के अंदर पोज़ीशन या जो रैंक है वो बढ़ेगी, जिसमें आपको ज़्यादा अथॉरिटी मिलनी चाहिए, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा पावर, प्रेस्टीज वो आपको मिलना चाहिए, ठीक है? देन आता है ऑर्गनाइज़ेशन का क्लाइमेट। कुछ लोग जो है किसी ऑर्गनाइज़ेशन को कई बार सिर्फ़ इसलिए छोड़ के चले जाते हैं कि सैलरी सब कुछ सही है, बढ़िया चल रहा है, ठीक है? लेकिन उनका जो बॉस है वो उनसे अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है, या उनके जो कलीग्स हैं वो उनको पसंद नहीं करते, तो ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट डू प्ले अ मेजर रोल। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपके जो एम्प्लॉय हैं वो हाईली मोटिवेटेड, सेटिस्फाइड, ट्रस्ट, रिकॉग्निशन, फ्रीडम, ये सब चीजें उनको मिल भी रही है वर्क प्लेस पे या नहीं। देन कई बार हम्म देन कई बार आपके पास आता है करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। आपने कई बार सुना होगा कि कई लोग जो है अपने देश से बाहर जाते हैं, अपनी जगह जहाँ से वो बिलोंग करते हैं उससे थोड़ा-सा डिस्टेंस बेस्ड जो जॉब है वो अपना लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि उनको पता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये ना सिर्फ मुझे फाइनेंशियल गेन देगी बट बल्कि मेरा एडवांसमेंट भी करेगी, मेरी पर्सनल ग्रोथ होगा, मेरा करियर एडवांसमेंट होगा। जैसे पढ़ाई तो अपने देश के अंदर भी है, लेकिन कई लोग बाहर क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पे शायद कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो वो जो आप अपॉर्च्युनिटी को गेन करते हो ना, वो किसी ऑर्गनाइज़ेशन को आप जॉइन करते हो, उसका एक पर्पज़ करियर एडवांसमेंट भी हो सकता है। हो सकता है आपके पास कोई प्रमोशनल अपॉर्च्युनिटी आएगी, ठीक है? देन आता है जॉब इनरिचमेंट। अब जॉब इनरिचमेंट क्या है? देखो रिच कर रहे हैं आपको, अब रिच किस चीज़ में कर रहे हैं, थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग है देखो। यहाँ पे ना आपको जो जॉब आप जो काम कर रहे हो ना, उसी जॉब में रहते-रहते आपको ज़्यादा पावर दे दी जाएगी या ज़्यादा काम दे दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक अभी के लिए तो क्योंकि सबके हिसाब से जो ईज़ीएस्ट और जो बहुत ही कनेक्टेड आपको जॉब दिखती है वो टीचिंग की दिखती है। क्यों? क्योंकि टीचर आपको पढ़ाते हैं, ठीक है? तो वहाँ देखो कि मान लो आपके कोई स्कूल टीचर है, कोई सब्जेक्ट टीचर है और उनको क्या है, सब्जेक्ट टीचर तो हैं, उसके साथ-साथ उनको कोई और रोल भी वहाँ पे स्कूल में जो है प्रोवाइड कर दिया गया। जैसे मान लो उनको कोऑर्डिनेटर बना दिया या फिर उनको कोई एग्ज़ामिनेशन का काम दे दिया या फिर उनको जो है कोई एडमिशन का कोई काम दे दिया। हालाँकि ये चीज़ें गलत होती हैं बट ठीक है, लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट दोज़ थिंग। तो यहाँ पर जो है आपके जॉब को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया जाता है ताकि आप जो एक काम कर रहे हो ना, आप उसमें बोर ना हो जाओ। जैसे एक टीचर अगर पूरे 8 के 8 पीरियड वो सिर्फ पढ़ाता ही रहेगा, ठीक है? तो फिर वो बोर हो जाएगा, उसको मज़ा नहीं आएगा और बच्चे भी बोर हो जाएँगे। तो इसलिए दोनों के लिए बेनिफिशियल है कि थोड़ा-सा गैप होके उसको थोड़ा-सा और काम दे दिया जाता है, जिससे वो थोड़ा-सा अपना माइंड जो है वो रिलैक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑटोनॉमी आती है वो बढ़ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, काम आपको अलग-अलग वैरायटी का मिलने लगता है और आप हाइली मोटिवेटेड फील करते हो और आपको ये भी लगता है कि ऑर्गनाइज़ेशन के अंदर ना मेरी वैल्यू, ऐसा आपको लगने लगता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एम्प्लॉयी रिकॉग्निशन प्रोग्राम। तो एम्प्लॉयी रिकॉग्निशन प्रोग्राम क्या है भाई? आपके जैसे आपको इस तरह के कोई सर्टिफिकेट देना, कोई रिवॉर्ड देना, प्रेज़ करना पब्लिकली, ये सारी चीज़ें आती हैं, आपको पता ही होगा। जॉब सिक्योरिटी मतलब जॉब्स कुछ लोग जो है हो सकता है सैलरी कम मिल जाए आज की डेट में, लेकिन उनको ये रहता है कि यार जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। यानी कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि जिसका बना है जब भी मुझे जॉब से निकाल दिया जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है बच्चों, ठीक है? कोई भी अपनी लाइफ़ में अनसर्टेनिटी को डील नहीं करना चाहता।
स्टेबिलिटी सबको चाहिए। नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉयी पार्टिसिपेशन। अब एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन मतलब कई बार जो है एम्प्लॉइज को जो है ये फील कराने के लिए दैट यू आर स्पेशल टू अस, यू आर लाइक पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, यू बिकम मेंबर ऑफ आवर कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसा किया जाता है कि उनको जो है छोटे मोटे डिसीजन या तो उनको खुद लेने दिए जाते हैं, या फिर जो मेजर डिसीजन होते हैं ना उनसे उनको फीडबैक लेना, उनसे उनकी राय पूछना, ये भी आपको एक स्पेशल थोड़ा सा फील कराने के लिए अच्छा होता है, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है। तो इससे आपकी कमिटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे आपने कई बार होता है ना कि टीचर आपसे कई बार खुद पूछता है कि अच्छा ठीक है, आप बताओ कौन से चैप्टर का टेस्ट आपसे लेना है। तो इससे क्या होता है, जो आप खुद नाम बताते हो कि मुझे चैप्टर नंबर 2 आता है मैम। तो यहाँ पे आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि मुझे 2 आता है, आपने खुद कहा था, राइट? फिर आता है एम्प्लॉयी एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट क्या होता है भई? एम्पावरमेंट का मतलब होता है व्हेन यू फील मोर कॉन्फिडेंट एंड यू बिकम लाइक दैट कि आप खुद इनिशिएट करते हो चीज़ों को, राइट? तो ये होता है कि जब आपको इतनी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है दे दी जाए कि आप इंडिपेंडेंटली डिसीजन मेकिंग करने लग जाओ। चलिए, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग पे, दैट इज़ योर लीडरशिप। अब लीडरशिप को देखो, सो लीडरशिप इज़ द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस। अभी तक आपने क्या-क्या पढ़ा? अभी तक आपने पढ़ा सुपरविज़न और आपने पढ़ा मोटिवेशन। सुपरविज़न ओवरसीइंग द वर्क, मोटिवेशन इंटरनल फीलिंग, ठीक है? जो आपको स्टिमुलेट करती है किसी भी काम को या गोल को अचीव करने में। अब लीडरशिप क्या है? लीडरशिप एक क्वालिटी है। वो क्वालिटी जो इंटरनल नहीं है, बल्कि आप एक्सटर्नल पावर के ज़रिए लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो, राइट? एंड किस चीज़ के लिए इन्फ्लुएंस करते हो? कि वो काम करें, अपनी मर्ज़ी से करें, अपने एंथुसियाज़्म के साथ करें, ठीक है? एंड अल्टीमेटली तो अचीव तो वही करना है, ऑर्गनाइज़ेशन के गोल। तो यहाँ पे गाइडिंग, मोटिवेटिंग, ये सारी चीज़ें आप लीडरशिप के अंदर करते हो। फीचर क्या है? ये एबिलिटी है, ये ताकत है आपकी कि जिसके ज़रिए आप दूसरे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर पाते हो। आप उनमें जो चेंज लाना चाहते हो, वो चेंज आप लेकर आ सकते हो, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। यानी कि अगर आप किसी नॉन को इन्फ्लुएंस करने की जो पावर है, वो ज़्यादा रखते हो, जबकि एक स्ट्रेंजर को थोड़ा टाइम लगता है, राइट? तो जब तक जितना स्ट्रॉन्ग आपका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप रहता है, उतना ज़्यादा होल्ड आपके पास, जो इन्फ्लुएंस जो आपके पास रहता है, देन अचीव किया जाता है इसके थ्रू कॉमन गोल को, एंड इट इज़ अगेन अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। तो ये हो गए हमारे फीचर। अब देख लेते हैं हम इम्पोर्टेंस को। इम्पोर्टेंस क्या है? लीडरशिप स्किल की क्या इम्पोर्टेंस है? पहला तो आप इसके ज़रिए लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, वो अभी हमने डेफिनिशन और मीनिंग में भी देख लिया, ठीक है? और एक गुड अच्छा जो लीडर होता है ना, वो कंट्रीब्यूट करता है कि सब जो है बेस्ट एफर्ट के साथ काम काम कर सकें, वरना काम तो वो पहले भी कर लेते हैं। लेकिन एक जो मोटिवेशन, एक जो एंथुसियाज़्म मेंटेन करना होता है ना कि हम सब एक साथ काम करेंगे, टीम की तरह काम करेंगे, वो चीज़ें जो है, वो जो पावर है ना, वो कहीं न कहीं आपके एक लीडर जो है आपको ज़्यादा प्रोवाइड कर सकता है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आपके अच्छे रहते हैं। देन इट हेल्प्स इन इंट्रोड्यूसिंग रिक्वायर्ड चेंज। जैसे मैंने मोटिवेशन के लिए भी ये चीज़ सीखी थी हमने कि मोटिवेशन के लिए भी, सुपरविज़न के लिए भी, कि सुपरवाइज़र जो होता है, जो पर्सन जो आपके लिए मोटिवेटर की तरह का एक्ट करता है, वो आपको किसी भी चेंज को इंट्रोड्यूस करने में फैसिलिटेटर की तरह काम करता है। सेम काम आपका लीडर भी करता है, ठीक है? सो लीडरशिप प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इम्प्लीमेंटिंग चेंज। अ लीडर परसुएड एंड कन्विंस एम्प्लॉयी टू एक्सेप्ट द चेंज। एक अच्छा लीडर जो आपको कन्विंस कर सकता है, आपको परसुएड कर सकता है कि आप चेंजेस को एक्सेप्ट करें, जो कि मोस्ट डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स थिंग होती है टू परफॉर्म। देन हेल्प्स इन हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट इफेक्टिवली। अगर दो लोगों के बीच में लड़ाई है, तो आपको पता है कि एक मीडिएटर होना चाहिए जो दोनों की बात को सुन भी सके, एंड देन एक डिसीजन भी दे सके कि देखो ये इतना, ये आपका ये पार्ट सही है और आपका ये चीज सही है, ठीक है? तो इस तरीके से एक मीडिएटर का काम भी यहाँ पे जो है आपका लीडर कर सकता है, प्रोवाइड कर सकता है आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। क्योंकि लीडर उसी को चुना जाता है जो कि खुद किसी भी चीज के अंदर बहुत ही परफेक्ट हो या नॉलेजेबल पर्सन हो। देन लीडरशिप के ना 3 तरीके होते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट है, पहला है ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो एक पर्सन है ना, ये इनको एज़ पपेट की तरह इनको यहाँ पे लीड कर रहा है। ये होता है ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक में आप अथॉरिटेटिव तरीके से बिहेव करते हो। देन आता है आपका डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक में देखो ये क्या हो रहा है, ये सब मिल के एक साथ काम कर रहे हैं, एज़ अ टीम काम कर रहे हैं, सब सोच रहे हैं, राइट? एंड देन आता है हमारे पास लेज़ी-फेयर। लेज़ी-फेयर के अंदर आप देखो यहाँ पे आप तो रेस्ट पोज़ीशन पे हो एज़ अ मैनेजर, और नीचे क्या हो रहा है आपका उनसे कोई लिंक भी नहीं है, दिख रहा है ना ये तीनों के तीनों, ठीक है? तो ये आपका लेज़ीज़ फेयर। तो ये फ़ोटोज़ मैंने इसीलिए डाली थी ताकि आपके दिमाग में, माइंड में एक इमेज क्रिएट हो जाए कि कैसा है ये लीडरशिप। वैसे तो नाम से भी क्लियर हो ही जाता है, तो वन बाय वन सबको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारे अथॉरिटेरियन या की ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल को। तो ये जो स्टाइल होता है, यहाँ पे जो लीडर है वो डिसीजन अलोन लेता है, अकेले लेता है, यानी कि उसको दूसरे सबऑर्डिनेट से कंसल्ट भी नहीं करता। वो यहाँ पे ऑर्डर देता है एक्चुअली।
ठीक है? और वो ये भी एक्सपेक्ट करता है कि जो उसके एम्प्लॉयी है वो स्ट्रिक्टली उसकी बात को फॉलो भी करेंगे। एंड कम्युनिकेशन कैसा है? वन वे, क्योंकि आप ही सब कुछ डिसाइड कर रहे हो, और फ्लो क्या है? सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। अब सब जो सबऑर्डिनेट है उनके पास कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, कोई डिसीजन मेकिंग वो कर ही नहीं रहे हैं, ज़ीरो। एंड जो लीडर है वो डॉगमैटिक है। डॉगमैटिक मतलब जो होते हैं थोड़े कंजर्वेटिव सोच वाले इंसान, वैसा है। सो ही डज़ नॉट ईज़िली एक्सेप्ट द सजेशन एंड क्रिटिसिज्म। ठीक है? उसका मतलब एक ही है कि जो मैंने कह दिया दैट इज़ द फाइनल। तो रिवॉर्ड और पनिशमेंट जो है ज़्यादातर यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। अब देखते हैं कि ये ऐसा कोई जो स्टाइल है, अब सुनने में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है ना? लग रहा है कि मैम प्रैक्टिकल भी नहीं है आज के सिनेरियो के लिए, लेकिन क्या ये कहीं पे सूटेबल हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। अगर आपके ऑर्गनाइजेशन में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा चली गई और आपको लग रहा है कि यार इनसे काम कराना है तो मुझे अपना ही थोड़ा पावर होल्ड करना पड़ेगा, वहाँ ये सूटेबल हो सकता है। रिज़ॉल्व करने के लिए किसी भी तरीके की डिस्प्यूट जो बहुत सारे लोगों के बीच में हो, उसके लिए बेटर हो सकता है। और अलाउ एम्प्लॉइज टू एक्सप्रेस देयर व्यू एंड ग्रीवेंसेस। लाइक कभी कभी जो है आपको जो है एक बार आपको उनको ऑप्शन दे देना है कि आप जो है उनको अपने व्यूज और ग्रीवेंसेस को आप सुन सकते हो, क्योंकि आपके पास जब इतनी पावर आ जाती है तो लोग आपसे एक्सपेक्ट भी करते हैं कि ठीक है, ये पर्सन को अगर मैं बताऊंगा तो शायद सोल्यूशन मिल भी जाए। आप इतने ऑटोक्रेटिक हो चुके हो ना, क्योंकि आप रिवॉर्ड और पनिशमेंट अपने हाथ में रखते हो, कंट्रोल में रखते हो। लिमिटेशन क्या है? ये मोराल को तो पूरी तरह से खत्म कर देता है, मोटिवेशन आपका खत्म हो जाता है किसी भी एम्प्लॉयी का। क्रिएटिविटी और इनोवेशन जैसी चीजों की कोई जगह नहीं है, क्योंकि आप उनको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने ही नहीं दे रहे हो। और जो एम्प्लॉयी है ना वो डिससेटिस्फाइड फील करता है, क्योंकि उसके पास कोई इन्वॉल्वमेंट का पार्ट नहीं रहता। उसको लगता है यार मैं सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर रहा हूँ, ये बहुत सेंट्रिक हो रहा है, मेरे लिए तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। सेकंड स्टाइल हमारा आता है डेमोक्रेटिक, और जिसको हम बोल सकते हैं पार्टिसिपेटिव। पार्टिसिपेटिव मतलब आप समझ गए होंगे। अब आपका जो रोल है डिसीजन मेकिंग में बढ़ने वाला है ना, तो ये ऐसा स्टाइल है जहाँ पे लीडर एटलीस्ट कुछ भी करने से पहले कंसल्ट करता है। ध्यान रखना बेटा, कंसल्ट कर रहा है आपसे, परमिशन नहीं ले रहा। देन एम्प्लॉय आर एनकरेज टू पार्टिसिपेट, एंड कम्युनिकेशन भी आपका फिर टू वे हो गया, क्योंकि आप फीडबैक मांग रहे हो, आप आइडियाज मांग रहे हो, ओपिनियन मांग रहे हो, सजेशन मांग रहे हो। कंट्रोल जो है वो किया जाता है, लेकिन कंट्रोल के वक़्त भी ग्रुप पार्टिसिपेशन और कोऑपरेशन जो वो मेंटेन किया जाता है। एम्प्लॉइज़ को भी फ़ील होता है कि हाँ, उनकी भी कोई वैल्यू है, कोई जगह है इस ऑर्गनाइज़ेशन के अंदर। ये कहाँ सूटेबल है? जहाँ आपके जो एम्प्लॉयी है वो हाइली मोटिवेटेड खुद से ही है, उनका मोरल वैसे ही हाई है, वो अच्छे, वो मतलब उस कॉज़ से रिलेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं। एंड एनकरेज जो है अगर आप करना चाहते हो क्रिएटिविटी और इनोवेशन को, बेटर डिसीजन मेकिंग चाहते हो और टीम स्पिरिट को आप डेवलप करना चाहते हो। लिमिटेशन कहाँ आएगी, इसकी बुराइयाँ कहाँ हैं? देखो, लिमिटेशन ये है कि ये जो डिसीजन मेकिंग है, जहाँ आपने हर किसी को कंसल्ट करना है, ठीक है? तो वहाँ टाइम तो लगेगा। इमरजेंसी के लिए ये सूटेबल नहीं है, और बहुत ही हाइली स्किल्ड और कोऑपरेटिव एम्प्लॉइज़ चाहिए, जो आज के टाइम में आपको कम ही लोग मिलेंगे। थर्ड स्टाइल हमारा था लेज़ी फेयर, जिसको बोल सकते हैं फ्री रेन। फ्री रेन मतलब मेरा मतलब मुझे कोई मतलब ही नहीं है। आप जाओ बाहर में, आपको जो करना है करो, मेरे को सिर्फ बता देना कि ये हो गया। सो इन दिस स्टाइल द लीडर गिव्स कंप्लीट फ्रीडम। तो ये अच्छा तो नहीं, लेकिन कंप्लीट फ्रीडम आपको मिल जाती है। एम्प्लॉयी अपने डिसीजन खुद लेते हैं, सारे प्रॉब्लम खुद सॉल्व करते हैं। लीडर को सिर्फ वो जाके बता देते हैं कि देखो ये हुआ है। तो एज़ अ फैसिलिटेटर और गाइड काम करता है, अगर उससे पूछे तो। आप कंट्रोलर तो बिल्कुल नहीं है। सबऑर्डिनेट जो है वो हाई लेवल ऑफ की ऑटोनॉमी उनके पास होती है, रिस्पांसिबिलिटी भी लेकिन उतनी ही होती है। लीडर जो है सिर्फ उनको काम की इन्फॉर्मेशन बताता है, जो भी वो भी तब जब उनको ज़रूरत हो। यानी कि कोई एम्प्लॉयी आके बोलेगा कि मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो वो हेल्प करेगा, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है? ज़्यादातर जो आपके केस स्टडी जैसी जो प्रैक्टिकल जो आपकी पढ़ाई होती है ना, थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल जो केस स्टडीज़ आपके क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं और आपको सॉल्व करके लाना होता है, सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करने होते हैं, ठीक है? फिर प्रेजेंटेशन होती है। ये आपके जो अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, करेक्ट वर्ड मुझे दिमाग में नहीं आ रहा, बट ऐसा कई-कई जगह पे होता है, ठीक है? सो एम्प्लॉइज़ हैं वो ट्रस्ट, उनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया जाता है, उनके काम को एफिशिएंटली भी करते हैं। सूटेबल कहाँ है? जहाँ आपके एम्प्लॉयी हाइली हाइली स्किल्ड और एक्सपीरियंस होने चाहिए, वरना कोई न्यूकमर को तो आपको सिखाना पड़ सकता है, राइट? अगर आप चाहते हो कि क्रिएटिविटी, इनोवेशन और इनिशिएटिव ये 3 चीज़ों की जगह है मेरी ऑर्गनाइजेशन में, तो आपके लिए ये बेस्ट है। अगर आप उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हो, लीडरशिप क्वालिटी बढ़ाना चाहते हो, बुराइयाँ हैं इसकी, जी हाँ, आप पूरा कंट्रोल ही खो दोगे तो इनडिसिप्लिन भी हो सकता है। आपको कभी-कभी पता नहीं चलेगा क्या काम हो रहा है। आपके परमिशन के बियॉन्ड भी काम हो सकता है। पुअर कोऑर्डिनेशन हो सकता है, और इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर के लिए ये सूटेबल नहीं है। ठीक है? तो ये है आपके 3 टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल। चलिए, अब लीडरशिप के एलिमेंट को भी हमने पढ़ लिया। अब आता है हमारा लास्ट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, दैट इज़ योर कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले समझते हैं कम्युनिकेशन क्या होता है भाई? कम्युनिकेशन में वो प्रोसेस है जिसके थ्रू आइडियाज़, व्यूज़, फैक्ट, फीलिंग इन सभी को एक्सचेंज किया जाता है लोगों के बीच में, और एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जाती है। जो वर्ड है आपका कम्युनिकेशन, वो आता है लैटिन भाषा से, ये पूछा जा सकता है आपसे, और ये कम्युनिज़ के वर्ड से आता है, जिसका मतलब होता है कॉमन, या फिर शेयर करना, या चीज़ों को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना। So it is a systematic and continuous process of telling
लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। जबकि लोगों को क्या लगता है ना, सिर्फ ये वर्ड लगता है टेलिंग, यानी कि कम्युनिकेशन मतलब बात करना नहीं, सुनना भी कम्युनिकेशन में आता है, समझना भी कम्युनिकेशन में आता है। जब आप बोलते हो कि आई डू नॉट हैव कम्युनिकेशन स्किल, सो समटाइम्स यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस एस्पेक्ट, राइट? सो नाउ व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस? एलिमेंट का मतलब है कि क्या कुछ आपके प्रोसेस के अंदर आता है। तो देखो ये सारे आपके एलिमेंट हैं इसके अंदर, ये आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस चलता है, लूप में आपका रहता है, ठीक है? और बीच में आप देख रहे हो हर स्टेज के बीच में आपका नॉइज आता है। अब इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं, यहाँ तो मैंने सिर्फ आपको फोटो दिखा देती हूँ। तो ये है आपका असल में एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। सबसे पहले कौन आता है आपके इस प्रोसेस के अंदर? वो आता है आपका सेंडर। सेंडर कौन है? सेंडर वो पर्सन है जो मैसेज को सबसे पहले इनिशिएट करेगा कन्वे करने के लिए, ठीक है? और ये डिसाइड करता है कि क्या मैसेज होना चाहिए। देन मैसेज, मैसेज मतलब वो कंटेंट जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हो। इसमें कोई आइडिया, फैक्ट, इंस्ट्रक्शन, फीलिंग कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये क्लियर होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। देन इनकोडिंग मतलब वो प्रोसेस जिसके थ्रू आप अपने मैसेज को अपने सिंबल, सिंबल का मतलब ये नहीं है यहाँ पे कि आप कोई अलग लैंग्वेज ही डिसिफर कर लोगे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो वर्ड्स हो जो कॉमन हो दोनों को। जैसे मुझे अगर हिंदी आती तो आप भी हिंदी में लिखोगे ना, आप मुझे फ्रांस में थोड़ी, फ्रेंच में थोड़ी लेटर लिख के भेज सकते हो, तो दैट वे। इनकोडिंग मतलब वर्ड्स, जेस्चर, साइन, इमेज, ये सब। एंड यू मे नॉट बिलीव, लेकिन हमारा वे ऑफ राइटिंग चेंज हो जाता है, कीपिंग इन माइंड कि आप इसको अपना मैसेज कन्वे कर रहे हो, राइट? प्रॉपर इनकोडिंग आपको हेल्प करेगी कि आप करेक्ट अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्रिएट कर सके। देन एक मीडियम, एक चैनल आपको चाहिए होगा जिसके थ्रू आप मैसेज को ट्रांसमिट करोगे, कन्वे करोगे। ये रिटर्न, ओरल, इलेक्ट्रॉनिक और विजुअल हो सकता है, आप जो डिसाइड करते हो, ठीक है? आपकी चॉइस जो है वो मैटर करेगी कि कितना इफेक्टिव आपका कम्युनिकेशन होगा। देन डिकोडिंग होगा। डिकोडिंग मतलब इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनकोडिंग मैसेज इन द अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। इट इज डन बाय द रिसीवर, यानी कि जो रिसीवर होता है वो अब मैसेज को डिकोड करेगा। और डिकोड रिसीवर कौन है? रिसीवर वो पर्सन है जिसके लिए मैसेज यहाँ पे लिखा गया था, जो मैसेज को समझने की भी कोशिश करेगा। फीडबैक वो उसको देगा, रिस्पॉन्स जो रिसीवर का होगा, जिससे ये पता लगेगा कि उसको मैसेज समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वो टू वे प्रोसेस है, बिना फीडबैक के नहीं होगा। एंड थ्रू आउट दिस प्रोसेस ना एक नॉइज़ यहाँ पे क्रिएट होता है। नॉइज़ मतलब कोई भी डिस्टर्बेंस या कोई भी हिंड्रेंस जो कम्युनिकेशन के थ्रू आउट आती है, ये किसी भी स्टेज पे हो सकती है। यानी कि जितने भी हमने स्टेज पढ़े, सेंडर, मैसेज, एन्कोडिंग, मीडियम, ये सारे, इन सभी में कहीं हर जगह होता है। तो मीडियम नॉइज़ का क्या-क्या एग्ज़ाम्पल है मैंने आपके लिए लिखा हुआ है। जैसे कोई एम्बेगस, आपने सिंबल यूज़ कर लिया जिसको समझ ही नहीं आ रहा। आपका कम्युनिकेशन जो चैनल है वो अच्छा नहीं था। जो रिसीवर था उसका ध्यान नहीं था, फोकस नहीं था, इनअटेंटिव था। रॉन्ग इंटरप्रिटेशन यहाँ पे उसने कर ली, उसको समझ ही नहीं आई बात, ठीक है? और कोई पुअर आपने जेस्चर यूज़ कर लिया, तो ये सारे कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं जिस तरीके से नॉइज़ यहाँ पे क्रिएट हो सकता है किसी भी स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन में। ध्यान रखना, कम्युनिकेशन प्रोसेस हो या एलिमेंट हो, सब एक ही चीज़ है। देन इम्पोर्टेंस क्या है भाई कम्युनिकेशन की? भैया आपको कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना है ऑर्गेनाइजेशन में, तो बिना कम्युनिकेशन के नहीं हो सकता। आप चाहते हो सब कुछ स्मूथ चले तो भी कम्युनिकेशन चाहिए, डिसीजन मेकिंग के लिए तो भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा, मैनेजरल एफिशिएंसी के लिए इंस्ट्रक्ट, गाइडिंग सब कुछ करना तो पड़ेगा ना, उन सबके लिए कम्युनिकेशन इज द बेसिक थिंग, राइट? अब आते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, 2 आते हैं, एक होता है फॉर्मल, एक है आपका इनफॉर्मल। फॉर्मल का क्या मतलब है? जब आप एक ऑफिशियल चैनल यूज़ कर रहे हो, ऑफिशियल चैनल किसका? ऑर्गेनाइजेशन हियरार्की का, और यूट्यूब का चैनल थोड़ी होगा। सिस्टमैटिक होता है, कंट्रोल होता है, यानी कि प्री डिसाइडेड होता है कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, सब कुछ फिक्स है। इनफॉर्मल में ऑफिशियल चैनल यूज़ नहीं किया जाता और स्पॉन्टेनियस होता है, इसलिए जल्दी से किसी को भी भेजा जा सकता है, कभी भी भेजा जा सकता है। अब फॉर्म्स देखो, फॉर्मल कम्युनिकेशन हो सकता है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड देख रहे हो ना, ये बॉस है, ये इसके नीचे के सबऑर्डिनेट है, ये इसके, तो इस तरीके से फ्लो मेंटेन हो रहा है। अपवर्ड में वाइस वर्सा। अब देखो डाउनवर्ड में ज्यादातर क्या जाएंगे? इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर, पॉलिसीज, रूल्स। जबकि अपवर्ड में क्या जाएगा? अपवर्ड में जाएगा फीडबैक, कंप्लेंट, सजेशन, कोई इनके दिमाग में कुछ आ रहा हो, दैट इज सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। ये क्या था? सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। देन आता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब जो आपस में जो 2 लेवल, सेम लेवल पे जो लोग होते हैं वो जो बात करते हैं, जैसे कि मार्केटिंग मैनेजर और फाइनेंशियल मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर, इस तरीके से। तो हेल्प करता है कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने में। अब कम्युनिकेशन के नेटवर्क आपके फॉर्मल में कौन-कौन से हो सकते हैं? देखो, एक हो सकता है आपका व्हील। व्हील आपका ये देखो, ये जो है ना आपका ये व्हील है, ठीक है? यहाँ पे जो दिख रहा है आपको। तो ऑल कम्युनिकेशन जब आपका एक सेंट्रल पर्सन के थ्रू होके जाए, ये जो ए है ना, ये यहाँ पे सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है। एक बार थोड़ा-सा बड़ा करके दिखा देती हूँ स्क्रीन पे। ये देखो, ये जो ए है ना यहाँ पे, ये आपका सेंट्रल मेजर पर्सन है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन होगा। यानी कि बाकी के चारों लोग एक-दूसरे से कम्युनिकेट डायरेक्टली नहीं कर रहे, इसके थ्रू ही कर रहे हैं। देन चेन। चेन तो आपके सिंगल स्ट्रैंड चलती है, ठीक है? हायरार्की होती है, ये इसका बॉस है, ये इसका बॉस है, ये इसका, इस तरीके से। सर्कल मतलब ये देखो, सब इक्वल लेवल पे जब होते हैं,
ठीक है? लेकिन ध्यान रखना कि एक पर्सन जो है अपने से बगल के 2 लोगों के साथ ही बात कर सकता है, यहाँ से डायरेक्ट कम्युनिकेशन का कोई लाइन नहीं है। और अगर ये लाइन भी आ जाए कि कोई किसी से भी बात कर लो, तो ये बन जाएगा फ्री फ्लो, तो स्टार भी इसको बोल सकते हो। तो फ्री फ्लो मतलब हर कोई किसी से भी बात कर सकता है। देन आता है इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब ये आता है कि बीच वाले को आपको जो है रखना पड़ेगा एज़ अ लिंक। जैसे कि कई बार होता है, मान लो क्या एग्ज़ाम्पल दूँ इसका? मान लो कोई प्रोडक्शन टीम के अंदर कोई मेंबर है, ठीक है? और उसके दिमाग के अंदर कुछ आ रहा है कि वो मार्केटिंग वाले को कुछ बताना चाहता है। अब मार्केटिंग के मैनेजर से तो बात करेगा, लेकिन उससे पहले ही वो चीज़ को कन्वे करना चाहता है, उसको अपने प्रोडक्शन मैनेजर से बताना पड़ेगा। ये जो होता है ना, तो सबऑर्डिनेट कैन कम्युनिकेट विद देयर सुपीरियर आल्सो विद देयर सुपीरियर सुपीरियर, ठीक है? बात कर सकते हैं, लेकिन इसको लूप में रखना पड़ेगा। दैट इज़ व्हाई ये भी है, लेकिन ये भी होना चाहिए। फाइन? अब है आपके जो इनफॉर्मल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, जिसको ज़्यादातर ग्रेपवाइन की उसमें भी बोला जाता है। ग्रेपवाइन का मतलब होता है जब चीज़ें जो बड़ी जल्दी से, जैसे अंगूर होता है ना, अंगूर का गुच्छा आपने देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, वो समझ नहीं आता कौन-सा किससे कहाँ से क्या लिंक बना हुआ है, ठीक है? तो यही है, यहाँ पर भी जो नेटवर्क यूज़ हो सकते हैं, एक तो है सिंगल स्ट्रैंड की आप अपने दोस्त को बताओगे, वो अपने दोस्त को बताएगा, वो उसको, इस तरीके से सिंगल स्ट्रैंड चले। देन आता है आपका गॉसिप। गॉसिप का मतलब आप कोई कसर नहीं छोड़ोगे कि इन्फॉर्मेशन फैले ना, चुगलबाज़ी जिसको कहते हैं। देन आता है प्रोबेबिलिटी नेटवर्क। प्रोबेबिलिटी नेटवर्क के अंदर क्या होता है कि आप जो है ना उन उन लोगों को बताओगे जो आपके प्यारे हैं, ठीक है? यहाँ देखो, जैसे ये देखो, ये ए है ना, इसने डी को बताया बट इसने बी को नहीं बताया, फिर इसने एफ को बताया, एफ ने जी को बताया, के को बताया, फिर भी बी को कोई नहीं बता रहा। यहाँ पे डी को पता लगने के बाद उसने एच को बताया, एक्स ने सुना नहीं, लेकिन इसने जे को बिल्कुल नहीं बताया। तो ये चलता है आपका प्रोबेबिलिटी, बट क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस पे कितना ट्रस्ट करते हो, उस हिसाब से आप चीज़ों को कन्वे करोगे। देन आता है क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब ये होता है कि भई मेरे जान-पहचान के जितने मैं उनको बताऊँगा और तुम्हारे जितने जान-पहचान के हैं वो आप उनको देख लेना। मतलब सबकी मर्ज़ी होती है, लेकिन आप अपनी तरफ से ओपन में रखते हो बातों को। ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं वैसे आपके लिए, बस ग्रेप वाइन आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अब लास्ट टॉपिक आता है चैप्टर का, दैट इज़ बैरियर टू द कम्युनिकेशन। भई कम्युनिकेशन के प्रोसेस के अंदर क्या कुछ प्रॉब्लम्स आती है, तो भैया 4 तरह की प्रॉब्लम्स आती है। पहले है सिमेंटिक, देन है आपके साइकोलॉजिकल, देन आपका ऑर्गेनाइजेशन एंड आपके पर्सनल। सिमेंटिक में का मतलब क्या होता है, जो प्रॉब्लम्स आपको आती है लैंग्वेज और वर्ड्स की वजह से, या तो आपको भाषा नहीं आती, या फिर भाषा आती तो लिखना नहीं आ सकता होगा, या सही शब्द का इस्तेमाल करना नहीं आता, ठीक है? जैसे इसमें कई बार क्या होता है कि कई बार सेम वर्ड्स के ना सेम मीनिंग, डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं, राइट? या फिर कोई टेक्निकल वर्ड है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है। देन आपकी वोकैब्युलरी ही इतनी अच्छी नहीं है, आप बहुत ही एम्बिगुअस वर्ड्स को यूज़ कर रहे हो, या ट्रांसलेशन में दिक्कत आ रही है, इंटरप्रिटेशन गलत हो गया। तो ये जो प्रॉब्लम आती है ना मैसेज के साथ, वर्ड्स और लैंग्वेज के साथ, ये सिमेंटिक बैरियर है, ठीक है? देन साइकोलॉजिकल क्या है कि वर्ड्स तो सब कुछ ठीक है, आपके अंदर की प्रॉब्लम, आपकी मेंटल स्टेट क्या है वो मैटर करती है। कई बार आप गुस्से में होते हो, स्ट्रेस में होते हो, तो आपका कम्युनिकेशन अफेक्ट होता है, आपका ध्यान नहीं था, आपको समझ नहीं आया, आप थोड़े मैच्योरली इवैल्यूएट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है? जैसे आपके दोस्त ने बोला, "हाँ, हाँ, चल ना, तू चल मेरे साथ घूमने चल।" जबकि हो सकता है उसका कहने का मतलब है कि तुम बताओ भई, मुझे नहीं आना तुम्हारे साथ, ये हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है ना। तो प्री मैच्योर इवैल्यूएशन होता है, प्रीजुडिस भी होता है। प्रीजुडिस मतलब आप माइंड में कुछ चीज़ें बना के चलते हो और वो गलत होती हैं, उससे आपको मतलब भी नहीं होता। बस आपने सोच लिया कि सामने वाला पर्सन गलत है, तो वो कितनी भी अच्छी बात क्यों ना कहे, आपको अच्छी नहीं लगती। दैट इज़ योर प्रीजुडिस। देन पर्सनल बायस हो जाते हो आप। आपका एटीट्यूड ही ब नेगेटिव आप एस्टेब्लिश कर लेते हो, जिसको आप चेंज करने को रेडी नहीं हो। तो ये चीज़ें आपके मैसेज को डिस्टॉर्ट करती है, नो मैटर। जैसे आपका कोई फ़ेवरेट कोई पर्सन है ना, उसकी बात आपको गलत भी सही लगने लग जाती है, लेकिन अगर कोई नहीं है, उसकी सही बात भी गलत लगती है। तो ये आपका साइकोलॉजिकल बैरियर्स है। देन है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, जो पूरी तरह से ऑर्गेनाइजेशन ज़िम्मेदार होता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में आपका स्टेटस क्या है, आपके रूल क्या है, पॉलिसी क्या है, उनकी वजह से दिक्कत क्रिएट हो जाती है, ठीक है? तो ये आपकी कुछ स्ट्रक्चर और पॉलिसी की प्रॉब्लम है, जैसे कई बार हियरार्की की वजह से डिले हो जाता है कम्युनिकेशन। रूल ऐसे बना दिए हैं कि हम फॉलो ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? और स्टेटस डिफरेंस आ जाता है कि भाई सुपीरियर जो है वो सबॉर्डिनेट के साथ ठीक से बात नहीं करना चाहता, या ओवरलोड भी हो जाता है, उसकी वजह से भी कन्फ्यूजन हो सकती है। तो ये प्रॉब्लम आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है। देन कुछ आता है आपके पर्सनल बैरियर्स, ठीक है? पर्सनल मतलब जो साइकोलॉजिकल और पर्सनल में थोड़ा फ़र्क होता है। देखो साइकोलॉजिकल चीज़ें जो होती हैं, वो आपके माइंड के अंदर चल रहा है। ये आपके पर्सनल जो आपके बाहर भी जो स्टेट है, जैसे अगर कोई गरीब है, तो वो गरीबी से जूझ रहा है ना, तो उसके पर्सनल बैरियर है, ठीक है? साइकोलॉजिकल उसने माइंड में थोड़ी सोचा हुआ है कि मैं गरीब हूँ, उसको दिख रहा है, वो प्रैक्टिकल है, ठीक है? तो ये जो प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे क्या आता है, कई बार ऐसा होता है कि आपको उस कभी उस ल वो कम्युनिकेशन आपकी पुअर है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। यानी कि कभी है ही नहीं, आपको पता है कि मुझे बोलना ही नहीं आता, मेरे से नहीं बोला जाता, आप कई बार ऐसे फ़ील करते हो।
ठीक है? देन आपके अंदर परसेप्शन को लेकर डिफरेंस है। परसेप्शन मतलब जैसे कई बार क्या होता है कि 2 लोग हैं ना और वो लोगों का कल्चरल बैकग्राउंड, उनका सोशल बैकग्राउंड अलग है, तो उनको समझने में दिक्कत होती है। अब गलत कोई नहीं है बट समझ नहीं पा रहे हैं। दैट इज़ देयर पर्सनल बैरियर। बात सही करेंगे लेकिन फिर भी समझ नहीं आएगा। देन पुअर लिसनिंग हैबिट, आपका नेचर ही ऐसा है कि आपको सुनना अच्छा नहीं लगता, आपको सिर्फ टेलिंग अच्छा लगता है, बताना, गाना अच्छा लगता है, ठीक है? और कभी-कभी आप डरते हो, लोगों पे ट्रस्ट करने से या लोगों की अथॉरिटी से आपको डर लगता है और ये आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस की वजह से ज़्यादा होता है। जैसे मैंने कहा अगर कोई पर्सन गरीब है ना, तो उसको हमेशा जो रिच के सामने वो आएँगे तो ज़्यादा बोलेंगे नहीं, उनको ऐसे थोड़ा-सा डाउन सा फील होता है कि यार हम इनके बराबर नहीं है, समथिंग लाइक दैट। जो उनकी मेंटल स्टेट नहीं है, ध्यान रखो, वो रियलिटी है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है ये। ये बस है आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट है ये, ऐसा। देन इन बैरियर्स को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, लास्ट टॉपिक है ये। देखो, आप अपने आइडिया को क्लेरिफाई करो खुद के लिए पहले, बाद में दूसरों को कन्वे करना। फिर जो रिसीवर है उसको ध्यान में रखते हुए कम्युनिकेट करो, मैसेज उसके हिसाब से इनकोड डिकोड करवाओ। कंसल्ट भी कर लो, अगर हो सकता है कि आपका जो मैसेज है आपको नहीं आता तो किसी और से ड्राफ्ट करवा लो, कुछ भी हो सके। लैंग्वेज को जितना हो सके सिंपल रखो। जबकि आज की शान-ओ-शौकत में क्या कहा जाता है कि जितना ज़्यादा भारी वर्ड उतनी ज़्यादा आपकी इज़्ज़त, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। प्रॉपर फीडबैक ज़रूर लो कि सामने वाले को समझ आया था कि नहीं आया था, एंड बी अ गुड लिसनर, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फॉलो अप वैसे फीडबैक की तरह ही आता है बट फॉलो अप लेते रहा करो, ठीक है? तो ये आपके मेजर्स है टू ओवरकम द बैरियर। इसी के साथ चैप्टर होता है खत्म। एंड आई होप आपको चैप्टर समझ में आया आया होगा। अगर यहाँ तक आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।